मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? ओम प्रकाश, धीरज रॉय, नीतीश कुशवाहा, ओम प्रकाश, सोनू यादव, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ओ बादशाहों, मैसेज करो मैसेज। नवीन राज, राजौरिया, उत्तम अग्रवाल, गुल अफशा। गुड मॉर्निंग गुल अफशा बेटा, क्या हाल है भाई तेरे? रवि गिरी, अमित कुमार, गौरव शर्मा, नवीन राजराय, पवन शाह। सर आ जाइए, सफर को आगे बढ़ाते हैं। ले भाई, आगे सफर आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन ए इंडस्ट्री इज ₹600। कहता है एक इंडस्ट्री में सभी एम्प्लॉयों की पर हेड जो सैलरी हो 600 रुपए। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर, कहता है 120 ऑफिसर, उनकी सैलरी है 4000 रुपए। 120 है ऑफिसर, 120 है मेरे प्यारे बच्चों ऑफिसर, इनकी सैलरी है 4000 रुपए पर पर्सन। And the rest of the employee is if the average salary per head of the rest of the employee is ₹560। और कहता है बाकी रेस्ट एम्प्लॉय, यानी कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ नॉर्मल एम्प्लॉय होंगे, या कुछ नॉन ऑफिसर होंगे। तो नॉन ऑफिसर की जो सैलरी है वो 560 रुपए पर पर्सन है। देखिए यार, ऑफिसर की सैलरी 4000 रुपए पर पर्सन, नॉन ऑफिसर की सैलरी 560 रुपए पर पर्सन। हाँ जी। और पूरे स्टाफ की जो सभी की कुल मिला के जो एवरेज सैलरी वो है 600। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा टोटल एम्प्लॉय बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताइए कितने। तो मेरे बच्चे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की कुल मिला के संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, 4000 में से 600 गया 3400, 600 में 560 गया 40, जीरो से जीरो गया, 4 एकम 4, भाई 4 एकम 4 आया, 4 8 32, 4 5 40, 4 5 20, 1:85। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ऑफिसर की संख्या 1 है तो नॉन ऑफिसर की संख्या होगी 85। अगर ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर 85। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक यूनिट अगर ऑफिसर है, भाई एक ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर 85 है, तो टोटल एम्प्लॉय क्या हुए? 1 + 85 कितने हो गए? 86। तो टोटल एम्प्लॉय हो गए मेरे प्यारे बच्चों 86 यूनिट। जबकि एक यूनिट की एक्चुअल में जो ये वैल्यू बताने लग रहा है वो है 120। तो 86 यूनिट की वैल्यू क्या हो? 86 गुना 120, जीरो, 12×6 = 72, 12×7 = 72 का 2 हासिल 7, 12×7 = 12, 96 और 7 103, 10,320 रुपए। तो इसका मतलब मेरे ना 320 नहीं भाई, टोटल एम्प्लॉय है, यानी मेरे प्यारे बच्चों कंपनी में कुल मिला के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 10,320, 10,320। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था एवरेज एज ऑफ ए बॉयज इन ए क्लास इज 16.66 ईयर। कहता है लड़कों की जो औसत आयु है वो 16.66 साल है। 6 6 साल का मतलब हुआ 16 सही 2 बटे 3, यानी 16 × 3 = 48 और 2 50/3 साल। लड़कों की औसत आयु इतनी। जबकि वहीं कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की जो औसत आयु है वो है मेरे बच्चे 18 सही 3/4, 18.75 को लिखेंगे 18 सही 3/4, 18×4 = 72 और 3 = 75/4। लड़कियों की औसत आयु 75/4 साल पर स्टूडेंट। हाँ जी।
दस द एवरेज एज ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज दिस, और कह रहा है 40 के 40 बच्चों की औसत आयु 17.5 साल है। 40 के 40 बच्चों की औसत आयु 17.5 साल है। 17.5 का मतलब क्या बना भाई? 17 सही 1/2, 17 दूनी 34 और 1 35/2। बिल्कुल ठीक है। अब भैया घटा जोड़ करते हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों। बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये बड़ा था, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 75/4 -35/2, और यहां 35/2 में से मेरे बच्चे मुझे घटाना है 50/3। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 4, 5/4, और यह आया मेरे बच्चे 6। 35 थी 105, 50 दूनी 100, तो यह आया 5/6। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 को इधर गुना करेंगे, 2 को उधर ले जाए, तो 3:2 आया। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहा ठीक है। टोटल बच्चे कितने हुए? 3 और 2 5, तो 5 यूनिट हुए मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के बच्चों की संख्या। और जबकि बच्चे की संख्या दे कितनी रखी है जी? तो सवाल में बच्चों की संख्या दे रखी है, तो कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 स्टूडेंट है भैया। तो 5 यूनिट 40 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 1 यूनिट 8 है, तो 2 यूनिट 8 दूनी 16, और 3 यूनिट 8 दिए 24। यानी मेरे बच्चे लड़कों की संख्या 24 साल होगी, तो लड़कियों की जो संख्या होगी वो होगी 16 साल। अगर लड़कों की संख्या 24 साल होगी तो मेरे प्यारे बच्चों लड़कियों की जो संख्या होगी वो होगी 16 साल। किसी भाई बहनों को लोड आ गया था तो 10 यार। तो सवाल में कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों कक्षा में लड़कियों की जो संख्या होगी वो होगी 16 साल। कक्षा में लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16 साल। यही आपसे मैंने सवाल में पूछा था। देखिए मेरे पीछे सवाल में कह रहे हैं मैन इज एम्प्लॉयड ऑन ए कंडीशन दैट ही विल, इफ ही विल कम, देखना यहां से देखना, कह रहा है कि इस कंडीशन पे रखा गया कि अगर वो आएगा ही विल रिसीव ₹200 पर डे, तो उसे डेली के 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। बट अगर वो छुट्टी करेगा तो 70 रुपए पर डे के हिसाब से उसके काट लिए जाएंगे। कहता है भैया अगर वो आया तो डेली के मिलेंगे 200 रुपए। अगर वो आया मेरे प्यारे बच्चों तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे, और अगर उसने करी छुट्टी तो बाबू 70 रुपए के हिसाब से माइनस कर दी जाएगी कहानी। 70 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा काटा जाएगा। और उसने कुल मिला के 4380 रुपए रिसीव किया एज ए सैलरी फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए 4380 रुपए मेरे प्यारे बच्चों उसको सैलरी मिली है। मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि अगर वो पूरे के पूरे 30 के 30 दिन वो काम पे आता तो तनख्वाह बन जाती 6000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। और 30 के 30 दिन छुट्टी करता तो मेरे प्यारे बच्चों तनख्वाह बन जाती -2100 रुपए। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि डेली की पेनल्टी है 70 रुपए। और सवाल में कह रहा है कि उसकी कुल मिला के जो पेनल्टी है वो 4380 रुपए। कुल मिला के पेनल्टी जो है मेरे प्यारे बच्चों 4380 रुपए, मतलब कुल मिला के तनख्वाह इतनी। तो कितने दिन काम पे आए, कितने दिन छुट्टी की। अब ध्यान देना बड़ा कौन है? 6000। 6000 में से 4380 घटाएंगे तो यह आएगा कितना? 1620। और 4380 से मेरे प्यारे बच्चों माइनस करेंगे -2100, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4380 माइनस माइनस प्लस 2100, तो 0 8 3 और 1 4, 0 8 3 और 1 4, 4 2 6 6480। ध्यान देना जब इसमें से माइनस करेंगे -2100 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब सोल्व करोगे तो 1620 का कितना है? 16 चौक 64, 4 गुना, तो 4:1 है।
इसका मतलब अगर 4 दिन वो काम पे आया है तो बाबू एक दिन छुट्टी की है। टोटल डेज कितने हो गए? 4 और 1 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिन, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 6 24 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 दिन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि वो काम पे अगर 6 दिन आया होगा तो 24 दिन मेरे प्यारे बच्चों उसने की होगी छुट्टी। तो सवाल में पूछ रहा कि बताओ भाई, वो जिस दिन मैं काम पर नहीं आया वो कितने दिन थे? तो मेरे भाई 6 दिन उसने कुल मिला के छुट्टी की थी। तो उसने ये पूछा कि भाई कितने दिन काम पर नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन काम पर नहीं आया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर लेता है, यानी अगर सही उत्तर देगा तो उसको भैया नंबर मिलेंगे 4, और हर एक गलत उत्तर के लिए मेरे प्यारे बच्चों 1 अंक खो देगा। 1 अंक खो देगा मतलब माइनस में 1 नंबर मिलेगा। यदि कुल मिला के 60 प्रश्नों के उत्तर देने और 130 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही उत्तर द्वारा सही कितने आंसर दिए गए? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखिए, कहता भाई हर सही सवाल के लिए उसे 4 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, और हर गलत उत्तर के लिए मेरे प्यारे बच्चों उसके अंक 2 कट जाएंगे। सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलेंगे, हर गलत उत्तर के लिए 2 अंक, 2 नहीं 1, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देगा, गलत उत्तर के लिए 1 नंबर खो देगा। कुल मिला के 60% है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखो कि 60 के 60 अगर सही कर देता तो 240 नंबर मिल जाते, और 60 के 60 गलत कर देता तो मेरे बच्चे 60 नंबर आ जाते। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया कुल मिला के उसके 130 नंबर आए। अब कैसे ट्रीट करोगे साहब? बड़े वाले में से छोटा 240 में 130 गया 110, और 130 में से माइनस करेंगे छोटी वैल्यू, दैट इज -60। माइनस माइनस प्लस तो 190। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 19:11। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 19 सवाल सही किए हैं तो 11 सवाल मेरे प्यारे बच्चों उसने गलत किए, तो टोटल सवाल कितने हो गए? 19 जमा 11, 19 जमा 11 हो गए 30। तो 30 यूनिट सवाल उसने कुल मिला के टोटल किए, जबकि टोटल सवाल हैं कितने भैया? 60। तो 30 यूनिट 60 सवाल, तो 1 यूनिट 2 सवाल, तो 11 यूनिट 11 दूनी 22 सवाल। यानी मेरे प्यारे बच्चों 22 क्वेश्चन उसने गलत किए या सही किए? गलत किए। और भैया 19 दूनी 38, 38 सवाल मेरे प्यारे बच्चों उसने ठीक किए। 38 सवाल उसने ठीक किए हैं और 22 सवाल उसने गलत किए हैं। अब हमसे ही पूछ रहा है उसके द्वारा सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 38। क्या होगा जी? 38। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कहता है एक बच्चे को हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलते हैं। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, और हर गलत उत्तर के लिए मेरे प्यारे बच्चों उसके नंबर कटते हैं 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है जी उसने कुल मिला के 250 सवाल सोल्व किए, 250 प्रश्न सोल्व किए। तो मेरे बच्चे 250 के 250 अगर करेक्ट कर देता तो 25 थी 75, 750 नंबर आ जाते। और 250 के 250 मेरे प्यारे बच्चों अगर गलत कर देता तो 250 का 0.5 काटेंगे तो -125, यानी इतने नंबर कट जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उसने कुल मिला के जो नंबर उसके थे वो आए हैं मेरे प्यारे बच्चों 477। कुल मिला के उसके जो नंबर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों 477 आए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे, बड़े में से छोटा तो 750 में से 477 घटाओगे, 10 में 7 गया 3, 14 में 7 गया 7,
6 में 4 गया तो 273, 273। और मेरे प्यारे बच्चों अब करेंगे बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 477 माइनस करेंगे छोटी चीज क्या है, -125। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 7 12 का 2 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 4 1 5 1 602। ये कहानी सेट हुई। अब मेरे बच्चे इसका रेशियो लेते हैं, तो देखो 602 किससे कट रहा है भाई, 6 से 7 7 उड़े 7 8 56, 7 6 42, 7 तिया 21, 7 9 63, 7 से कट रहा है। 7 2 8 56 हो गया, 7 6 42, और 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 6 बचा, 7 3 63। यानी रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 86:39। यानी सही सवाल 86 किए हैं तो गलत सवाल 39 किए हैं। आपने कहा ठीक है, तो टोटल सवाल कितने मेरे प्यारे बच्चों, तो 86 जमा 39, तो टोटल सवाल नोट 6 15 8 3 11 और 1 12, 125 यूनिट सवाल है। जबकि एक्चुअल में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 250। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 86 यूनिट की वैल्यू 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, और 39 दूनी 78। यानी 78 सवाल मेरे प्यारे बच्चों इसने गलत पढ़े हैं, और 172 सवाल इसने ठीक पढ़े हैं, मतलब ठीक किए। तो कह रहा है उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो, सो दैट इज योर 78। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए। करिए जी, ये सवाल बहुत प्यारा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर। कहता है एक कमरा है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, वो 100 वर्ग मीटर। द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाई ए स्क्वायर कारपेट। कहता है कि बनाता हूं उसके हिसाब से समझ में आएगा। कहता भैया ये कोई कमरा है, लेकिन ये कमरा जो है वर्गाकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहता है इस कमरे का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, 100 वर्ग मीटर है। तो ये तय है कि भैया इस वर्ग का की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10, क्योंकि एरिया का स्क्वायर रूट साइड की लेंथ होती है। आपने कहा ठीक है। कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर, द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाई ए स्क्वायर कारपेट। कहते हैं इसका जो सेंटर है वहां पे एक वर्गाकार कारपेट बिछी हुई है, एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड बाई ऑयल क्लॉथ। और कहता है बाकी जो बच गया हिस्सा उसको एक ऑयल क्लॉथ से ढका हुआ है, इस तरीके से, मतलब ढका हुआ। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि आप ये समझिए कि यार इसके बीचों बीच में एक स्क्वायर कारपेट बना हुआ है, इसके बीचों बीच में एक स्क्वायर कारपेट डाला हुआ है, एक वर्गाकार चटाई डाली हुई है इसके बिल्कुल बीचों बीच। बहुत बढ़िया, हाँ जी। और कहता है बाकी जो हिस्सा बच गया है, इस हिस्से में मेरे प्यारे बच्चों कहता है एक नॉर्मल कपड़ा डाला गया। यानी देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं कि भैया यहां तो हमने कारपेट बिछा दी है, ठीक है जी, और जो बाकी हिस्सा बच गया है, जो बाकी हिस्सा बच गया है मेरे प्यारे बच्चों, लेट से ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे कहता है उसने क्या कर दिया है, एक कपड़ा बिछा दिया। सेंटर में तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक स्क्वायर कारपेट डाली गई है, और बाहर जो 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 इलाका बच गया, जो रास्ता बच गया, इसके ऊपर कहता है कि हमने एक सामान्य कपड़ा बिछा दिया है। अब सवाल में कह रहा है कालीन और कपड़े की लागत है 18 रुपए और 7.5 रुपए। जो ये कालीन है, ये वाली जो कालीन है, इसका रेट है 18 रुपए प्रति मीटर। और कहता है जो सामान्य कपड़ा है 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो सामान्य कपड़ा है उसका रेट है 7.5 रुपए पर वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कपड़े का रेट, ये है मेरे प्यारे बच्चों कारपेट का रेट। कहता है इस पे जो कुल मिला के खर्चा हुआ है ना पूरे इस पे मकान को बनाने में, मतलब इस पूरे कमरे को ढकने में, इस पे खर्चा हुआ है 1422 रुपए का। कहता है कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 1422 रुपए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही प्यारा है, समझने की देर है। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है, तो हमने यहां से निकाल लिया कि भाई अगर एरिया 100 है तो साइड की लेंथ 10 होगी। साइड की लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 10। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो साइड की लेंथ निकलती है। कहता है कमरे का मध्य भाग चौकोर कालीन से ढका हुआ। कहता है बीचों बीच में एक चौकोर कालीन डाली हुई है और शेष फर्श को तेल के कपड़े यानी नॉर्मल कपड़े से ढका हुआ है। ब्लू कलर का जो कपड़ा है ये नॉर्मल कपड़ा, इससे ढका हुआ है। कहता है कालीन और कपड़े की लागत क्रम से 18 और 7.25 है। कहता है कालीन और कपड़े की जो लागत है वो 18 और 7.25 है, यानी हमने इनके रेट भी लिख दिए। 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कहता है कुल मिला के जो खर्चा आया वो 1422 रुपए आया पूरे इसको बनाने का। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई इस कपड़े की चौड़ाई याद करिए कि भाई ये जो कपड़ा है ये कितना चौड़ा है, यहां से यहां तक की चौड़ाई क्या है ये आपने कुल मिला के बतानी। आइए मेरे बच्चे समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखिए बाबू, भाई दो चीजों से बनाया हुआ है, एक कारपेट और एक क्लॉथ। उसे ऑयल क्लॉथ कह लें या नॉर्मल क्लॉथ। कारपेट का जो रेट है वो 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और क्लॉथ का रेट 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या कि सर कहानी ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पूरे फर्श का एरिया कितना है 100 वर्ग मीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो अगर 100 के 100 वर्ग मीटर पे कारपेट बिछा दी गई होती तो खर्चा आ चुका होता 1800 रुपए। बिल्कुल ठीक है। और 100 के 100 वर्ग मीटर पे कपड़ा बिछा दिया गया होता मेरे बच्चे तो कॉस्टिंग आती 750 रुपए। पहले इतनी बात को समझो और बताओ आया कि नहीं आया। और मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है 1422 रुपए। आओ जी सेट कर रहे हैं। अब कैसे सेट होगा भाई? 1800 में से 1422 घटेगा, तो 1800 में से 1422 घटाओगे क्या आएगा वो बताइए। तो आप कहोगे देखो साहब 1800 में से 1422 घटाना है तो 10 में 2 गया 8 और 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 3। तो ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 378। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये देखना है कि 1422 में 750 भी घटाना है, 1422 में 750 भी घटाना है। तो भाई 12 में 2 में से 2 गया है ना, और मेरे भाई ये बचा 12 में से 5 गया 7, और भैया यहाँ बचा कितना 13, 13 में 7 गया 672। 2 7 5 12, 7 से 13 और 14, 672 है। अब देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी को सेटल करते हैं आगे कैसे। देखो यार काटते हैं, 4 से ये जा रहा है, 4 से वो भी जा रहा है, नहीं 4 से नहीं जा रहा, 18 चौक 72 और 4 से 4 एकम 4 नहीं जा रहा, 2 से कट रहा है, तो पहले 2 से निपटाते हैं। 7 2 9 6, 7 3 10 8 18, 7 2 9 और 6 15, 3 से भी जा रहा है, यानी मुझे काटना चाहिए से 12 से। तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72। यहां मैं काटूंगा मेरे भाई तो 12 तिये 36 है ना, नहीं मैंने गलती करी, मुझे काटना चाहिए 12 तिये 36 नहीं 6 से काटना चाहिए, क्योंकि 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 6 से काटते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ 6 से काटेंगे, 6 छिंग 36, 6 ती 18। बिल्कुल ठीक है। अब किससे कट रहा है मेरे बच्चे? अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा, नहीं 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7
बचा 4, 7 में 16, 7 112, 7 नीम 63। यानी मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया मेरा 16:9। रेशियो आ गया 16:9। इसका मतलब कारपेट पे जो मैंने एरिया यूज किया है वो 16 यूज किया है, तो क्लोथ पे जो मैंने एरिया यूज किया है वो 9। भाई यहाँ है पर स्क्वेयर मीटर, यहाँ है पर स्क्वेयर मीटर। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ जो एरिया का रेशियो आ गया वो 16:9 है। तो भैया कारपेट पे अगर मैंने 16 वर्ग मीटर यूज किया है, 16 यूनिट यूज किया है, तो क्लोथ पे यूज किया है 9, तो टोटल एरिया हुआ 25 यूनिट। जबकि एक्चुअल में टोटल जो एरिया है पूरे कमरे का वो है 100 वर्ग मीटर। पूरे कमरे का जो एरिया है मेरे बच्चे वो है 100 वर्ग मीटर। तो 25 यूनिट 100 वर्ग मीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू 4। तो 16 चौको 64। तो ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 64 वर्ग मीटर। और 9 चौक 36, ये एरिया है 36 वर्ग मीटर। हाँ जी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ये कपड़े का ये वाला जो हिस्सा है, कारपेट का जो हिस्सा है, इस कारपेट का अगर आप एरिया ढूंढने जाओगे ना बाबू, तो कारपेट का जो एरिया है वो आ रहा है कितना, 64। तो अगर कारपेट का एरिया 64 वर्ग मीटर है, तो ये वर्गाकार बोला था उसने, तो ये तय हुआ कि अगर एरिया 64 है तो साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। बिल्कुल। यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये पूरी साइड की लेंथ कितनी है साहब, 10 है। तो मेरे बच्चों ये पूरी साइड की लेंथ 10 है, ये लेंथ 8 है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिला के कितनी होंगी, 2। क्योंकि ये 8 है, ये दोनों 2 होंगी तभी तो 10 होगा। तो 2 में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ये होगी मेरे प्यारे बच्चों, और 1 ही मीटर ये होगी। तो उसने पूछा था इस नीले वाले कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1 मीटर मेरे नीले वाले कपड़े की चौड़ाई है। तो जो आपका राइट आंसर होगा सवाल का वो होगा 1 मीटर कपड़े की चौड़ाई। अब मुझे धड़ल्ले से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझे कितने नहीं। अब इसी तर्ज पे मैं एक सवाल और ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, करिए कोशिश जरा, जरा समझिए पढ़िए। सेम इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। देखिए मेरे भाई, सेम ही सवाल है। सवाल में कह रहा है एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 10 मीटर है कि मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक कमरा है और कमरा जो है वर्गाकार है बाबू। कमरा जो है वो आपका वर्गाकार है। कहता है जी इस कमरे का जो एरिया है ना, इसकी भुजा जो है वो 10 मीटर है। इसकी भुजा 10 मीटर, बहुत बढ़िया सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे का एरिया कितना हो गया जी, इसका एरिया हो गया 100 वर्ग मीटर। बहुत ही सुंदर। अब कहता है इसके बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है और जो कालीन है वो भी वर्गाकार है। कहता है जी इसके बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है, बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है। और कहता है बाकी हिस्सा जो है वो बाबू कह रहा है सवाल में कि बाकी हिस्से में क्या बिछा हुआ है जी, कालीन बिछी हुई है। मतलब ये सेंटर में कालीन है और बाकी हिस्से में कोई नॉर्मल क्लोथ सा डाला हुआ हमने। सवाल में कह रहा है क्या, कहता है कि भैया कालीन की जो कीमत है वो है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो नॉर्मल कपड़ा है उसकी कीमत है मेरे प्यारे बच्चों 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कह रहा है कपड़े की चौड़ाई बताइए क्या होगी, ये हमारा सवाल है। और टोटल जो खर्चा आया है वो 1338 रुपए 50 पैसे का खर्चा आया। 1338 रुपए 50 पैसे का मेरे प्यारे बच्चों खर्चा आया है कुल मिला के। सवाल में कह रहा है कि भाई ये बता दो कपड़े की चौड़ाई क्या होगी। अब देखना मेरे भाई, अब कहानी को समझाता हूं। देखो यार भाई, दो तरीके से मिलके मिश्रण बना हुआ, एक कारपेट का और एक है नॉर्मल क्लॉथ का। मेरे बच्चे कारपेट का जो रेट है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और क्लॉथ का जो रेट है वो 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल एरिया जो है इस पूरी सीट का वो है 100 वर्ग मीटर।
तो 100 वर्ग मीटर मेरे प्यारे बच्चों अगर कारपेट बिछा दें तो खर्चा आएगा 1500 का, और 100 वर्ग मीटर अगर सामान्य कपड़ा बिछा दें तो खर्चा आएगा मेरे बच्चे 650 का। जबकि कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो खर्चा आ रहा है वो 1338 रुपये 50 पैसे का आ रहा है। 1338 रुपये 50 पैसे का आ रहा है। आइए मेरे बच्चे अब घटाते हैं बाबू। देखो यार 1500 में से 1338 रुपये 50 पैसे घटाना है। 10 में 5 गया 5 आया, 9 में 8 गया 1 आया, और यहां बचा भाई कितना, 8, 8 में 3 गया 5 आया। नहीं, क्या करवा रहे हो तुम, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ 9 में 3 गया मेरे भाई 6, और यहाँ 4 में 3 गया 1, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 161.5। 161.5। और अब मेरे बच्चों करना क्या होगा, हमें 1338.5 में से 650 घटाना है। 1338.5 में से 650 सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ी में से छोटा तो 5 आएगा, 8 आएगा, 13 में 5 गया 8 आएगा भैया, 12 में 6 गया 6, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 688.5। पहले इतनी बात समझिए, फिर इससे आगे की बात करें। क्लियर है मेरे बच्चे, इतनी बात अगर आप समझते हैं तो। अब आगे देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनका रेशियो लेना होगा, तो रेशियो जब लेने लगेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। हाँ जी, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बचा कितना, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 7 35। यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आया भाई, 5 3 15 से 1 आया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 330। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 3 3 6 2 8 किससे कट रहा है ये, क्योंकि हमें इसका रेशियो लेना होगा कुल मिला के। मेरे बच्चे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, देखो ये तो तय है कि ये 3 से या 9 से भाग नहीं जाएगा, 5 से आगे भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 नहीं जाने लग रहा, 7 चौक 28, 4 बचा नहीं जाएगा, 7 के बाद ये 11, 3 3 6 नहीं जा रहा, 11 के बाद 13 से भाग देखें, 13 दूनी 26, 7 नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा। मैं तो इसी नंबर को ट्राई करने लग रहा हूं। मेरा पहला काम यही होगा कि किससे कट रहा है। 13 के बाद 14 हटा दो, 15 हटा दो, 16 हटा दो, क्योंकि वो इवन नंबर है, और 15 5 है, उसका आता है 17, 17 से कट रहा है भाई, 17 एकम आया 17, 17 निम्न 153 कटने लग रहा है। 17 से यहां काटेंगे तो भैया 17 8 और 17 एकम 17, बिल्कुल ठीक है। तो 81:19 आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर कारपेट का एरिया 81 है तो क्लोथ का एरिया आया कितना जी, 19। तो टोटल एरिया कितना हो गया साहब, 81 और 19 जोड़ोगे तो आएगा मेरे बच्चे 100। तो टोटल एरिया 100 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 100 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 वर्ग मीटर। तो मेरे बच्चे 81 यूनिट की वैल्यू आएगी 81 वर्ग मीटर, और 19 यूनिट की वैल्यू 19 वर्ग मीटर। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये, मोटा मोटी बात का, कि इस कारपेट का जो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 81 वर्ग मीटर। अगर कारपेट का एरिया 81 वर्ग मीटर आया मेरे बच्चे, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, 9, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड की लेंथ होती है, मतलब एरिया होता है साइड का वर्ग, तो उसका स्क्वायर रूट कर 9 मीटर आया। ये पूरी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 10। ये पूरी लेंथ 10 है, ये लेंथ 9 है, तो नेचुरल है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का जोड़ 1 मीटर होगा। तो ये 9 है, इन दोनों का जोड़ 1 होगा, तो आधा मीटर ये रही होगी और आधा ही मीटर ये रही होगी, यानी कपड़े की चौड़ाई 0.5 मीटर मेरे बच्चे रही होगी। यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, 0.5 मीटर कपड़े की चौड़ाई रही होगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, हाय ना। अब आ गया ये, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। कहता है कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर तक चलती रही, 30 मिनट तक। और कहता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x की वैल्यू आपको अल्टीमेटली निकालनी है। कहता है जी 30 मिनट तक ये कार चलती रही, नहीं है,
ये 30 मिनट थी, ये 45 मिनट थी, माफ करिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ द कार इज 14 किलोमीटर पर आवर। कहता है पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो है 14 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखिए यार, 15 दूनी 30, 15 3 45, ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। जब आप रेशियो निकाल लेते हैं ना तो उससे मिनट हट जाता है, घंटे हट जाते हैं, सेकंड हट जाते हैं। उसको आप जिस रेशियो में चाह रहे हैं उस रेशियो में कन्वर्ट कर लें, मतलब यूनिट में। तो ये रेशियो आ गया 2:3। अब देखो यार, 14 छोटा है 20 बड़ा है, तो 20 में से 14 घटाया 6। तब आपको ये देखना चाहिए कि 3 यूनिट अगर 6 है, 3 यूनिट अगर 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 है। ये हो क्या रहा है? आंसर ही गलत है फिर इसके तो, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हर हाल में 14 से छोटी होनी चाहिए, वो है ही नहीं। ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें भाई। तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2। बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू तो आप कहेंगे 4। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मिश्रण 20 से छोटा है तो मिश्रण इससे बड़ा होगा, तो इससे कितना बड़ा होगा? 4, तो ये होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन 10 आंसर होगा। क्योंकि मिश्रण, हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है मिश्रण। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कहता है जी 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और अगले 20 मिनट में 20 मिनट में वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कह रहा है भैया पूरी जर्नी की ना एवरेज स्पीड निकाल के बताओ क्या होगी। पूरी जर्नी की औसत चाल निकाल के बताइए क्या होगी। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले एक काम के इनका रेशियो ले लीजिए टाइम का। टाइम का रेशियो लेंगे मेरे भाई, आएगा 3:2। तो करना क्या है मेरे प्यारे, जो 25 और 40 का डिफरेंस ले लीजिए। 25 और 40 का डिफरेंस क्या होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मेरे प्यारे बच्चों बांटेंगे 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 3 15, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब मेरे भाइयों ये जो वैल्यू होगी ये 9 होगी, तो ये वाली वैल्यू होगी 6। तो 40 में से ये घटा के 9 आया थी, कितना होगा? 31। तो औसत चाल आएगी मेरे प्यारे बच्चों 31 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो बनेगी वो बनेगी 31 किलोमीटर पर आवर। करिए भाई करिए। सवाल में कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की है। भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। बाद कहता अपनी यात्रा का एक भाग तो उसने कार से ट्रेवल किया और दूसरा भाग उसने रिक्शा से ट्रेवल किया। कहता कुछ पार्ट तो चला है वो मेरे प्यारे बच्चों कार से, और बाकी पार्ट चला है रिक्शा से। सवाल में कह रहा है कि कार की जो स्पीड है वो है मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शा की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। अब कहानी को आगे समझाता हूं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो भुवनेश है उसने पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ना 150 किलोमीटर की, उसको ट्रेवल करने में कितने घंटे लगा दिए? 10 घंटे। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे में चली गई दूरी, ये भी 1 घंटे में चली गई दूरी। तो मिश्रण भी जो होगा ना
वो आपका 1 घंटे में चली गई दूरी का ही होगा। तो 10 घंटे में 150 चली तो 1 घंटे में चलेगा 15। तो मिश्रण की स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। तो 20 में से 15 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे मेरे बच्चे 3 आएगा। तो रेशियो आया 3:5। इसका मतलब कार से चलने में अगर उसने 3 यूनिट टाइम लिया है तो रिक्शा से चलने में उसने टाइम लिया होगा 5 यूनिट। सवाल में कह रहा है कार से और रिक्शा से चलने में जो दूरी चली है उसने उसका रेशियो बताओ। तो भाई समझो कि ये तो रेशियो है, और इस रेशियो को मैंने बताया ना, रेशियो की खुद में कोई यूनिट नहीं। आप इसे 3 घंटे बोलेंगे तो ये 5 घंटे हो जाएगा, इसे 3 साल बोलेंगे तो ये 5 साल, इसे 3 सेकंड तो ये 5 सेकंड। तो चूंकि मेरी स्पीड दे रखी है, टाइम दे दिया, मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है मेरे बाबू क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 20, तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, इतनी। यहां देखेंगे तो 12 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, इतनी। तो 12 5 60, 30 दून 20 30 60, 1:1 रेशियो आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1:1 आएगा। हाँ है ना। आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, कंबाइन करा के। कैसे कि मान लो सर 10 के 10 घंटे, भाई 10 घंटे में 150 किलोमीटर चला है ना, 10 के 10 घंटे अगर कार से चलता तो 200 किलोमीटर चल देता, और 10 के 10 घंटे अगर रिक्शा से चलता तो भैया 120 किलोमीटर चल देता। जबकि कुल मिला के जो वो चला है, वो चला है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 150 किलोमीटर 10 घंटे में। तो यहां से रेशियो निकालेंगे तो ये 50 आएगा, ये 30 आएगा। यानी रेशियो काटोगे तो आएगा 3:5। यानी यहां से अगर उसने 3 यूनिट घंटे लिए तो यहां से 5 यूनिट। तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में 60, 12 की स्पीड से 5 घंटे में 60, तो डिस्टेंस का रेशियो 1:1। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं मैन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स। कहता है एक आदमी ने 7 घंटे में 255 किलोमीटर की दूरी चली है। अब आगे कह रहा है कि भाई यात्रा के पहले भाग में उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और अगले भाग में स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहला भाग जो वो चला मेरे बच्चे बस से। किससे चला, बस से। और बस से जब वो चला तो उसकी स्पीड थी मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। अगला जो पार्ट वो चला मेरे प्यारे बच्चों किससे, कार से या ट्रेन से, ट्रेन से। और जब ट्रेन से चला ना मेरे बच्चे, तो सवाल में कह रहा कि उसकी जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर थी। वहां पे स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कुल मिला के 7 घंटे में 255 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आप या तो 255 को 7 से भाग दे दो, ओली को, वो भाग जाएगा नहीं 255 7 से। तो क्या है कि आप करो क्या, सिंपल तरीका है कि मान लो 7 के 7 घंटे बस से चले, 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले। तो 7 के 7 घंटे बस से चले तो 210 किलोमीटर चलेगा, और 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 किलोमीटर चलेगा। जबकि एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस चली है वो चली है 255 किलोमीटर। तो 315 में से 255 घटाएंगे, 45 और 15 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 60। और 255 में से 210 घटाएंगे आएगा 45, 15 3 45, 15 चौकू 60। मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बस से 4 यूनिट टाइम चला होगा तो ट्रेन से चला होगा 3 यूनिट टाइम। इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस चली है, उस डिस्टेंस का रेशियो बताओ। इस बार पूछ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चली। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये देखना होगा, यहाँ 4 यूनिट टाइम लिया, यहाँ 3 यूनिट टाइम लिया, तो 4 जमा 3 टोटल कितना टाइम लिया है, 7 यूनिट टाइम। जबकि एक्चुअल में कितना टाइम लिया हुआ है सर, 7 घंटे। एक्चुअल में टाइम है 7 घंटे, तो 7 यूनिट एक्चुअल में 7 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे। तो एक्चुअल में वो बस से चला है 4 घंटे और ट्रेन से चला है 3 घंटे। बिल्कुल ठीक है।
तो सवाल में हमसे पूछ रहा है बस से कितनी दूरी चली, तो भैया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे में कितनी दूरी चल देगा, 120 किलोमीटर। एंड दैट इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर, 120 किलोमीटर आपका सही आंसर। हाँ है ना, 120 किलोमीटर आपका सही आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 490 किलोमीटर इन 6 आवर। कहता है एक आदमी ने 6 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी चली। इस यात्रा को दो तरीके से चल रहा है, एक बस से चल रहा है, दूसरा चल रहा है ट्रेन से। जो बस की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, वो दी हुई है बाबू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि दूसरे भाग में वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से चल रहा है। ट्रेन की जो उसकी स्पीड है मेरे भाई वो है 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 490 6 से भाग हो नहीं रहा, तो करो क्या, डेसिमल में जाने से बेटर है सीधा ये मान लो कि 6 के 6 घंटे अगर वो इससे चले, 6 के 6 घंटे इससे चले तो 360 चल लेगा, 6 घंटे ट्रेन से चले तो 600 चल लेगा। लेकिन एक्चुअल में उसने दूरी चली कितनी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 490। 600 में 490 गया मेरे प्यारे बच्चों 110, और 490 में 360 गया 130। तो आंसर आया 11:13। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट डिस्टेंस बस ना, 11 यूनिट घंटे इससे 11 यूनिट टाइम बस से चला है, तो 13 यूनिट टाइम ट्रेन से। अब कह रहा है कि बस और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अब सीधा करो, 11 को 60 से गुना करोगे, 60 गुना 11, यहां डिस्टेंस आ गई। यहां 100 को 13 से गुना करोगे तो 100 गुना 13। तो देखोगे ना बाबू, तो 0 से 0 गया, तो यह आया 11×6 = 66, और यह आया 130। अच्छा और भी कटेगा यार, ये तो 2 से कट रहा है, 2×3 = 6, और 2 से काटेंगे 5, तो यह आएगा 33, और 13×5 = 65। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 33:65। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे हम टाइप 3 में आ रहे हैं, मिश्रण के। टाइप 3 में जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उसमें क्या होगा कि कोई रिजल्ट परसेंटेज में होगा, यहां दूसरा रिजल्ट भी परसेंटेज में होगा, तो इसका जो मिश्रण होगा ना वो भी आपको परसेंटेज में करना होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैंने अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये 10% प्रॉफिट पे बेच दिया किस चीज के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 रुपए की आपकी लागत है, 100 रुपए की आपकी कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने इस चीज को बेचा है 10 रुपए प्रॉफिट पे, 10 रुपए लाभ पे। अगर आपकी लागत 100 है तो आपने इसे बेचा 10 रुपए के लाभ पे। अगर मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा हूं कि भाई आपने इसे 3% प्रॉफिट पे बेच दिया, फ्रैक्शन आई 3/100, इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो आपने इसे प्रॉफिट पे बेच, यानी आपका कॉस्ट, इसकी जो कीमत है वो 100 है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 का। तो ध्यान ये रखना कि जब भी परसेंटेज है ना, तब भी इसका मतलब यही कि 10% प्रॉफिट हुआ मतलब 100 रुपए की लागत पे 10 का लाभ हुआ। हाँ है ना, यानी वो भी रेस्पेक्ट में बोलता है लेकिन अलग अलग सवाल के। जैसे यहां एक सवाल लेता हूं उसके थ्रू समझाता हूं। जैसे इस सवाल पे आई, पहला सवाल, टाइप 3 का पहला सवाल है। ये सारे सवाल परसेंटेज में आपने पढ़े हुए दूसरे तरीके से। कहते हैं एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। अगर पुरुषों की बात करें तो 7% बढ़ रहे हैं, महिलाओं की बात करें 10% बढ़ रहे हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन 9.5% बढ़ रहे हैं। यानी दो कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। सवाल में कह रहा है मेल जो बढ़ रहे हैं वो 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल जो बढ़ रही है वो 10% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 9.5% बढ़ रही है।
अब आपका ये सवाल वाजिब हो सकता है कि ये 10% 7% किसके रेस्पेक्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, कि कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें फीमेल 10 बढ़ रही है, कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें मेल 7 बढ़ रहे हैं। हाँ है ना। तो देखो यार, कैलकुलेशन बैठाएंगे तो 10 में से 9.5 घटाया तो 0.5, और 9.5 में से 7 गया तो 2.5। रेशियो लेंगे 5 एकम 5, 5 5 25, 1:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 1 है तो महिलाओं की संख्या 5 होगी। टोटल जनसंख्या 1 और 5 6 यूनिट हुई, और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 छक्के 120, 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो ये होगा 20,000, और ये होगा 20 5 100, 1,00,000। तो मेरे भाइयों, इस सवाल का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि भाई, अच्छा हमसे तो ये पूछ रहा है कि भाई इनकी अंतर बताओ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन। यार ये तो बड़ा आ रहा है, 7%, 10%, 9.5, तो ये 0.5 था, ये था भैया 2.5, फिर ये जनसंख्या होगी 12,000, फिर ये 1,20,000 नहीं होगी, 12,000 होगी, क्योंकि 1,00,000 और 20,000 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 80,000 है। यानी मेल और फीमेल के बीच की जनसंख्या का अंतर 80,000 है। या तो मेरे प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन करेक्ट कर लो, या फिर वहां 1,20,000 की जगह सिर्फ 12,000 कर लो। तो ऑप्शन ए फिर यहां करेक्ट बैठेगा आपका। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है कि मेल 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10, तो हम मान लेते हैं फीमेल 7 तो बढ़ी रही है, 3 और बढ़ रही है। ऐसे ऐसे ही आपने एक सवाल इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पढ़ा था, जहां मैं मानता था कि भैया इनकम लिखो, फिर यहाँ एक्सपेंडिचर लिखो, फिर सेविंग लिखो। फिर वहां क्या होता था कि इनकम इतनी बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाए, तो बताओ सेविंग में क्या चेंज होगा। यहां हमें ये ध्यान रखना है, वहां तो हमने परसेंटेज के तरीके से किया था, यहां मैं करा रहा हूं मिक्सर के तरीके से, कि मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को और बचत को मिला के जो तैयार होता है वो आपकी इनकम तैयार होती है। तो हमेशा मिश्रण इनकम रहेगा, ये एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा। जैसे सवाल पे लेते हैं, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं ये सवाल। कहता है एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का, व्यय का और बचत का अनुपात है 3:2। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज 3:2। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। अब कह रहा है कि इसकी इनकम 10% बढ़ गई, तो इन दोनों को मिला के जो तैयार होगा वो इनकम होगी। इनकम 10% बढ़ गई, कह रहा है जी। खर्चा कहता है 12% बढ़ गया, खर्चा 12% बढ़ गया। तो कह रहा है बचत में क्या चेंज आया वो बताइए। करना क्या है मेरे बाबू, ये घटाइए, 12 में से 10 गया 2, तो 2 यूनिट 2 को, तो 1 यूनिट 1, तो 3 यूनिट 3 को, तो ये वैल्यू 3 आई। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण जो होगा इससे छोटा है, तो इससे बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 7%। तो सेविंग कितनी बढ़ी 7%, तो बचत में 7% की वृद्धि हुई है। आया समझ, आइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है रैक्सेस एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। कहता है भैया इनके एक्सपेंडिचर और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 है। कहता है जी इसकी इनकम 25% इंक्रीज हो गई, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 35%। एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया। तो कहता है कि बताओ इसकी बचत कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 35 में 25 गया मेरे प्यारे बच्चों 10, तो भाई 5 यूनिट अगर 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 2, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8%। तो हमें बस इतना समझना है कि सेविंग जो होगा, ये वाली वैल्यू 25 से इतनी छोटी कि 8 आए, तो 25 में 8 घटाए 17, तो ये 17%। ऑप्शन सी।
कह रहा अविनाश की आय उससे 20 उसके व्यय से 20% ज्यादा। देखना मेरे बच्चे, पहले इतनी चीज को सेटल करते हैं। सवाल में कह रहा है कि अविनाश की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 20% ज्यादा है। कहता है जो उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है। अविनाश की आय उसके खर्चे से 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी उसका खर्चा 5 है तो उसकी इनकम कितनी होगी? एक ज्यादा मतलब 6। तो यानी 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी? 1। तो मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 5:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया 5:1। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 60% बढ़ जाए, इनकम 60% बढ़ जाए तथा खर्चा भी 70% बढ़ जाए, खर्चा मेरे प्यारे बच्चों 70% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? ये हमारा सवाल है। आइए बाबू, तो देखिए 70 में 60 क्या? 10। 1 यूनिट 10 तो 5 यूनिट 50। बिल्कुल ठीक है भाई, बड़ी ध्यान से समझना। 70 में 60 क्या? 10। तो 1 यूनिट 10 है तो 5 यूनिट 50। तो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग इतनी कम होगी 60 से कि डिफरेंस 50 आया, तो ये कितनी होगी? 60 माइनस 50 यानी 10%। यानी बचत में जो बढ़ोतरी है वो कितनी हुई होगी? देखना भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर दी है बे। अभिनव इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है यार, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में। आइए मेरे भाई, कह रहा है जी दो दोस्त किशन और सूरज का वजन 4:5 में। एक दोस्त है किशन और एक मेरे प्यारे बच्चों दोस्त है सूरज। कहता है इनके वजन का अनुपात 4:5 है। कहता है किशन का वजन 10% बढ़ जाता है, किशन और सूरज का कुल वजन 15% बढ़ जाता है, दोनों का ओवरऑल वेट 15% बढ़ जाता है। तो कहता है कि भाई ये बताओ 15% की वृद्धि के साथ 82.2 किलोग्राम हो जाता है, तो सूरज का वजन कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? हमें तो यहां से बस इतना मतलब था कि भाई किशन और सूरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ इतना हो जाता है। हमें तो ये था कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हो? 15%। तो अगर सूरज का वेट बताइए कितना बढ़ा होगा। अब क्या करें भैया, तो देखो जी 10 में अब जरा ध्यान देना, ये बढ़ा है तो 15 में से 10 घटा के आया 5, तो 5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 5 आया, तो 1 यूनिट एक तो 4 यूनिट कितना आएगा? 4। अब ध्यान देना 15 जो है वो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, इसमें से 15 घटा के 4, तो सूरज कितना ग्रोथ किया होगा? 19%। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं उसी परसेंटेज वाली चीज में, सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट रहती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 8% ब्याज है मिल रहा है, तो 8% ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। 100 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना है? 8 यूनिट। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो जो रेट होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, रेट दोनों ही हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, और बीच में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करनी। हाँ है ना? अब आते हैं सवाल पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है ए पर्सन possessing in rupees 6800 lent a part of it at 10% सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 6800 रुपए का 1/10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, एंड द रिमेनिंग एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी हिस्सा 7.5% ब्याज पे दिया जा रहा है। कहता है एक हिस्सा 10% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, दूसरा हिस्सा 7.5% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मिश्रण की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी। कैसे निकलेगी साहब? तो कह रहा है 6800 रुपए पे कुल मिला के 8% रेट मान लेते हैं मिश्रण की, और 3.5 साल, 3 दूनी 6, 7/2 साल, 7/2 साल में जो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज है वो 1904 रुपए। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए क्या कहा सवाल में, कह रहा है भाई 6800 रुपए, 6800 रुपए का एक हिस्सा इस रेट से दिया, दूसरा हिस्सा इस रेट से दिया, ठीक है जी, और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 6800 रुपए पे 3.5 साल में 1904 रुपए ब्याज बना। तो 10% के हिसाब से, मतलब 10% पे लगा इन्वेस्टेड रेट, बताइए। देखिए कैलकुलेट करें, 2 जीरो, 2 से काटोगे 34, अब भैया 7 से 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है। और इसे काटोगे तो 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27 8। तो मिश्रण की जो रेट आई मेरे प्यारे बच्चे वो आई 8%। पहले एक बार इतनी बात ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ये परसेंटेज होता है, इसका मतलब है कि 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 7.5, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 8, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 10, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल पे ये सारी कहानियां हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? मिश्रण लगाना है। तो देखिए यार, 10% से 8% घटाओगे तो ये आएगा 2, और 8 में से 7.5 घटाओगे 0.5, काटोगे तो भैया ये डेसिमल हटाओगे बटे 10 आया, 1/2 आया, अनुपात 2 आया, गुना करोगे 2 दूनी 4, यानी ये जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4। कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि 10% की रेट पे 1 रुपए इन्वेस्ट है, तो 7.5% की रेट पे 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1 और 4 5 यूनिट है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 छिंग 30, 1360 रुपये। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ 10% की रेट पे, तो 10% की रेट पे 1 यूनिट इन्वेस्ट था और उसकी वैल्यू है 1360 रुपये। पहले इस बात को समझिए, फिर इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कल देखिए मेरे भाई, दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का एक ये हो सकता है कि हम ये कहें कि मान लो पूरे के पूरे 6800 रुपए को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दे दें। पूरे 6800 रुपए को अगर 10% की रेट पे उधार दिया जाता तो ब्याज कितना मिल जाता? 680 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। और मेरे बच्चे पूरे के पूरे 6800 को 7.5% रेट पे इन्वेस्ट करते तो ब्याज कितना मिलता? आप जानते हैं ये 10 है, ये 7.5, ये 680। 10% से ब्याज 680 है, तो 7.5 क्या हुआ? 3/4 हुआ 10 का। तो इससे ब्याज कितना बनेगा? 17 चौको 68, 510 रुपए। बहुतों को ये बात समझने में दिक्कत आई, तो वो क्या करें? 6800 रुपए को 7.5% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लें, उससे कैलकुलेट कर लें, तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 510 रुपए। उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो 7.5% की फ्रैक्शन ले लो। भाई 15% की फ्रैक्शन होती 3/20, तो 17.5% की ना 7.5% की हो जाएगी 3/40, काटोगे तो आएगा 510। यानी मैंने क्या किया, पूरे पूरे 6800 रुपए पे अगर 10% पे ब्याज दूं तो 680, पूरे के पूरे 6800 को 7.5% पे ब्याज दूं तो 510, और एक्चुअल में पूरे 6800 रुपए पे जो 3.5 साल का ब्याज बना है वो बना है 1904 रुपए। तो भाई 1904 रुपए ब्याज बना है पूरे 3.5 साल का, यानी 7/2 साल का। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 5 7 7 49, 7 दूनी 14। तो 2 से गुना करेंगे, 272 दूनी, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 5 504। क्लियर है मेरे पेरेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 6800 रुपए पे अगर 10% से देते तो इतना ब्याज बनता, 7.5% पे देते इतना ब्याज बना, लेकिन एक्चुअल में बना 1 साल का ब्याज इतना है। ये ध्यान देना, 1 साल लिया, 1 साल, तो यहाँ पे मैंने 1 साल लेना होगा। अब मुझे इसका रेशियो लेना है, तो 680 से 540 घटाएंगे तो ये आएगा भैया 96, और ये घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 34।
अब लेंगे तो भैया 2 17 24 और 2 48 96। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या कहीं। ये मिस्टेक कर रहा हूँ ना यहाँ। ये तो 34 ठीक है, ये घटाया गलत है। 0 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, है ना। और 6 में 5 गया 136, माफ करिए। तो 34 से कम 34, 34 चौक 136, 1:4 प्रिंसिपल में बांटेंगे, कहानी खत्म। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सम अमाउंट ऑफ ₹6,000 वाज लेंट आउट एट 10% पर एनम एंड रेस्ट अमाउंट एट 20% पर एनम। कहता है 6,000 रुपए का कुछ हिस्सा 10% की रेट पे इन्वेस्ट है, कुछ हिस्सा 20% की रेट पे इन्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। कहता है कुल मिला के इस 6,000 रुपए पे मिश्रण में रेट आर मान लो, 4 साल के अंदर जो साधारण ब्याज बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है जी बना है 3400 रुपए। ठीक है जी। तो पहला तरीका तो यहाँ से रेट कैलकुलेट करने का, आओ आओ मिश्रण की रेट निकालें। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 3 7, 2 से ही कटेगा, 2 तिया 6, 2 से, अरे क्यों काट रहे हो, 4 से निपटेगा ना, 4 से काटते हैं। 4 8 32, 4 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट जो आई वो आई 85/6। तो मिश्रण की जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो आई 85/6, 85/6%। क्लियर है, बहुत सुंदर। अगर ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों और आपको ये बात समझ आ गई है, तो अब अगले स्टेप पे आते हैं। बड़े में से छोटी चीज घटाओ, तो 20 में से माइनस करेंगे 85/6, और 85/6 में से 10 घटाएंगे माइनस। 20 × 120 में 85 गया मेरे प्यारे बच्चों 35। देखो 120 में से 85 गया तो आया 35/6, और 6 × 10 = 60। 85 में 60 गया 25/6, 5 7 35, 5 5 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो आया लेंथ का 7:5। ये रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 7:5। इसका मतलब ये हुआ कि 10% की रेट पे 7 यूनिट इन्वेस्ट है, तो 20% की रेट पे 5 यूनिट। तो टोटल पैसा मेरे बच्चे कितना हुआ, 7 और 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट जो है वो टोटल पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 6,000 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 5 60, 500 रुपए। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 500 रुपए है। तो मुझसे पूछे कि भाई 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 × 500 यानी 3500 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब 3500 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं किस रेट पे, 10% पे, और 5 × 500, और साहब 2500 रुपए जो हैं वो आपके इन्वेस्ट हुए हैं मेरे बच्चे 20% की रेट पे। क्लियर है। तो कह रहा है 10% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 10% की रेट पे है 3500 रुपए। ऑप्शन बी। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में, अगर डिटेल नहीं छोटी समझो, लेकिन रेट कैलकुलेट करना। लेकिन आप कहें सर हम स्मार्ट अप्रोच लेना चाहते हैं, हम रेट कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो ये सोचिए कि पूरे का पूरा 6,000 अगर 10% की रेट पे ब्याज पे चढ़ाते तो 600 रुपये मिलता, और पूरे का पूरा 6,000 रुपये 20% की रेट से ब्याज पे चढ़ाते तो 1,1200 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन एक्चुअल में जो ब्याज मिला है वो कितना है साहब, 3,400 रुपये ब्याज मिला है। बहुत बढ़िया जी। कितने सालों का साहब, 4 सालों का। तो 1 साल का कितना होना, 4 8 32, 4 5 20, 850 रुपये। तो 1 साल में 850 रुपये का ब्याज मिला। तो 1200 में 850 गया मेरे प्यारे बच्चों 350, और 850 में 600 गया 250।
जीरो से जीरो, पाँचों पाँचों 25, 5 साते 35। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 7:5। आंसर आया मेरे भाई 7:5। मतलब साहब, मतलब ये हुआ कि अगर 10% से 7 यूनिट हिस्सा इन्वेस्ट है तो 20% पे 5, तो 7 5 12, 12 यूनिट 6,000, 1 यूनिट 500, 3500, 2500 ही मेरा आंसर है। दोनों तरीके से मैंने चीजों को डील करना सिखाया। ये आपको डिसाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों में आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है। अब हम यही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं परसेंटेज में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं कि भाई मेरे आर्टिकल पे 7% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं, 100 रुपए लगाए हैं तो 7 रुपए कमाए हैं। 7% प्रॉफिट का मतलब यही है। तो ये 100 रुपए मेरी अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो मैंने जो कमाया है, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, वो है 7 रुपए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी परसेंटेज में चीजें दे रखी हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है चीजें, सीपी पे। मैं कहूं यार मैंने 50% प्रॉफिट पे कोई चीज बेच दी, मतलब 100 लगाए, 50 का प्रॉफिट कमा लिया। लगाए मतलब कॉस्ट मेरी 100 है तो प्रॉफिट मेरा 50 है। बहुत सुंदर। आइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक शॉपकीपर परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेज एट द रेट ऑफ 200 पर क्विंटल और 260 पर क्विंटल। कहता है 2 तरीके की दालें खरीदी, एक 200 रुपए पर क्विंटल और एक मेरे प्यारे बच्चों 260 रुपए पर क्विंटल। कहता है इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, दूसरे वाली 52 क्विंटल अगर हमने चीजें खरीदी, दूसरे टाइप की 52 क्विंटल दालें अगर हमने खरीदी, ताकि हाउ मेनी पल्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी शुड बी मिक्स सो दैट बाई सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट ₹300, ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसे मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें, 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट हो। अब यहां पे बड़े ध्यान से देखना कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरी टाइप की पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण भी क्या लेना होगा आपको, कॉस्ट प्राइस का ही लेना होगा। तो भैया 300 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है जी सेलिंग प्राइस है 300। कह रहा है भैया 300 रुपए पर क्विंटल में अगर वो चीजें बेच रहा है, 300 रुपए पर क्विंटल में अगर वो चीजें बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या चाहिए, सीपी। सीपी चाहिएगा तभी निकाल पाएंगे। तो एक बात बताइए बाबू, कि 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। यानी चीज खरीदी अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट में होगी तो 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में, 5 में। 25% का यही मतलब ना कि 4 में खरीद के 1 का लाभ 5 में बेचेगा। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा मेरे बच्चे 300 के। 5 यूनिट सेलिंग प्राइस 300 रुपए पर क्विंटल, तो 1 यूनिट 300/5 यानी 60। तो मेरे बच्चे 4, तो ये आएगा 60 × 4, ये आएगा 240। यानी जो 300 रुपए पर क्विंटल की दर से चीज बेच के 25% का प्रॉफिट कमाया है, एक्चुअल में वो खरीदी है 240 रुपए पर क्विंटल। 240 रुपए पर क्विंटल। अब 260 में 240 गया मेरे प्यारे बच्चों 20, और 240 में से 200 गया मेरे प्यारे बच्चों आया 40। अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो इसका रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:2। मतलब 2 यूनिट चीज अगर आप बेच रहे हैं, मतलब 2 यूनिट चीज अगर इस रेट की है तो 1 यूनिट चीज आपको इस रेट की लेनी होगी। तो 2 यूनिट 52 क्विंटल है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 26। तो इसका मतलब इस टाइप की 26 क्विंटल दालें आपने ली होंगी, तब आपका मिश्रण 240 रुपए पर क्विंटल का बनेगा। ठीक है जी, इस सवाल को समझने में दिक्कत आई होगी, अगले पे आइए।
क्या ये सेम ही है? हाँ, 8वां सेम ही है ना। इस पे आइए मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ रुपीज दिस पर किलोग्राम शुड बी मिक्सड विद 8 किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ रुपीज दिस पर किलोग्राम सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ दिस पर किलोग्राम देयर मे बी ए गेन ऑफ 10%। सवाल में कह रहा है 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम, इसे पैसे में ही बना देता हूं, 360 पैसे पर किलोग्राम की कॉस्ट वाली कोई चीनी है, और कहता है 420 पैसे पर किलोग्राम कॉस्ट प्राइस वाली एक चीनी है। इस रेट की 8 किलो चीनी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। और कहता है मिश्रण को 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है। मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे मतलब 440 पैसे पर किलोग्राम की दर पे बेचे तो 10% का प्रॉफिट होता है। मेरे बाबू ये ध्यान दीजिए कि बेच रहे हो आप 440 पैसे पर किलोग्राम में, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%। 10% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/10, यानी अगर मेरा सीपी 10 यूनिट है तो 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में? 11 में। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 440 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10 × 40, 400 ग्राम। यानी जो सीपी आएगा वो 400 पैसे पर किलोग्राम आएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सीपी 400 पैसे पर किलोग्राम का बैठा है आपका, तो 420 में 400 पैसे गया 20, और यह आया 40। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:2। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 किलोग्राम को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाइयों 4 किलो। इसका मतलब मेरे भाइयों आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 किलोग्राम। सही जो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 4 किलो। आइए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर किलोग्राम। कहता है एक मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, और जब हम बेच रहे थे तो हमें 25% का लाभ प्राप्त हुआ। कह रहे मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट दिस पर किलोग्राम, द मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ 2 टन। कहता है 210 पैसे पर किलोग्राम वाली कॉस्ट वाली चीज मिलाई हमने, और 252 पैसे पर किलोग्राम कॉस्ट प्राइस वाली चीज मिलाई हमने। हाँ जी। कहता है जी हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है उसे 3 रुपए पर किलोग्राम की दर पे बेचा जाए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी इन द मिक्सचर इफ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग अर्न। कि प्रॉफिट 25% का हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात हो, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, 3 रुपए मतलब 300 पैसे, और प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ तो बेची 5 में। तो 5 यूनिट 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो 4 यूनिट 4 × 60, 240 पैसे पर किलोग्राम। तो यह आया 2.40 पर किलोग्राम। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 2.40 पर किलोग्राम पर किलोग्राम। 252 से 240 घटाओगे 240 पैसे, तो ये आएगा 12 पैसे, और ये घटाओगे मेरे बच्चे 30 पैसे। काटोगे 2 6 दूनी 12, 6 5 30। तो पूछ रहा है कि सस्ती महंगी का, तो सस्ती 2 होगी तो महंगी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा ऑप्शन सी।
इसको दे। कह रहा है जी सोडे का मूल्य 60 रुपए पर लीटर है। 60 रुपए पर लीटर है मेरे प्यारे बच्चों। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध होता है, यानी पानी की कॉस्ट हुई 0 रुपए लीटर, तो पानी और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए? ध्यान देना, ये पानी पहले लिखा है, फिर सोडा लिखा है। इन इन वाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर, वाटर पहले है और सोडा बाद में। ये है हमारा वाटर, ध्यान देना, और ये है सोडा। ठीक है जी। ताकि मिश्रण को कहता है जी 50 रुपए में बेचने में 25% का प्रॉफिट हो। मिश्रण को कहता है 50 रुपए लीटर के भाव से बेचें, तो कह रहा 25% का प्रॉफिट हो। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ, तो बेचा 5 में होगा। तो 4 में खरीद का 1 का लाभ 5 में बेचा, तो 5 यूनिट 50, तो 1 यूनिट आया 10, तो 4 यूनिट कितना आया मेरे बच्चे? 4 गुना 10 40। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए लीटर। आंसर आया 40 रुपए लीटर, हाँ जी। यानी जो कोस्ट प्राइस बना वो 40 रुपए लीटर है। अब आइए जी, 60 में 40 गया 20, और 40 में से 0 गया मेरे बच्चे 40। रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2:1, यानी सोडे की 2 है तो वाटर की 1, लेकिन उसने हमसे उल्टा पूछा, उसने हमें बोला पहले वाटर लिखो फिर सोडा लिखो। तो मेरे बच्चे वाटर 1 और सोडा 2। तो आंसर देते किसी बात का आपने ध्यान देना, 1:2 का मेरे प्यारे बच्चों रेशियो होगा। हाँ जी। देखिए सवाल में कह रहा है पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए। कहता है पानी को, तो वाटर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 0 रुपए लीटर का, बिल्कुल ठीक है। और सोडा हुआ मेरे भाई 12 रुपए लीटर का। अब कह रहा है कि भैया इस मिश्रण को जब 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं तो कह रहा 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का लाभ, बेची कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो भाग देंगे, देखो 5 दूनी 10, नहीं जाएगा, है ना। 5 साते 35, 5 साते 35, 2.77। भाई 5 साते 35, 5 साते 35, नहीं नहीं गलत करा दिया मैंने, 5 पंजे 25, ये आएगा 2.75। 5 पंजे 25, 5 साते 35, 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 गुना 2.75। तो देखो 4 पंजे 20, 4 साते 28 और 2 30, और 4 दूनी 8 3 11। तो सीपी आया मेरे प्यारे बच्चों 11 रुपए लीटर। सीपी आ गया आपका 11 रुपए लीटर। मेरे प्यारे बच्चों सीपी आ गया 11 रुपए लीटर। बहुत ही सिंपल है, बस करना एक ही काम है आपको। आपने ये देखा यहाँ कोस्ट है, यहाँ कोस्ट है, तो मिश्रण की भी कोस्ट लिखेंगे, तो 12 में से 11 गया 1, और 11 में से 0 घटाएंगे तो 11, यानी हम इन्हें किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:11। अब ये ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या था? इन वाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, यानी वाटर पहले है, पानी को, तो पानी पहले, तो पानी 1 है और सोडा 11। तो मेरे प्यारे बच्चों उस केस में मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर। कहता है जी पेट्रोल का जो मूल्य है वो 60 रुपए पर लीटर। पेट्रोल का मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए पर लीटर। तेल का जो कीमत है, ये तो है पेट्रोल, और ये कोई नॉर्मल ऑयल होगा मान लीजिए, तो कहता है नॉर्मल जो ऑयल है वो है 40 रुपए लीटर। बहुत बढ़िया। कहता है पेट्रोल और तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि 75 रुपए में बेचने पर
कि मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पे मेरे प्यारे बच्चों 25% का प्रॉफिट हो। आपने कहा जी ठीक है। मेरे बच्चे 75 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं, यानी मिश्रण को जब आप 75 रुपीज पर लीटर में बेच रहे हैं, तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए भाई, 25% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, 1/4। यानी चीज 4 में खरीदी, एक का लाभ बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 15, 60। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए लीटर। बिल्कुल ठीक है। तो जो एक्चुअल सीपी बना आपका, वो बना 60 रुपए लीटर। तो 60 में से 60 गया मेरे भाई जीरो, और 60 में से 40 गया तो यहां आया 20। अब आपने एक चीज नोटिस की कि सर यहां से तो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं, लेकिन यहां से तो मैं कोई क्वांटिटी ले ही नहीं रहा, और जब तक मैं यहां से कोई क्वांटिटी लूंगा ही नहीं, भाई मिश्रण का मतलब ये है कि दो चीजों को मिक्स किया जाए। यहां तो एक ही चीज मिक्स हो रही, दूसरी तो मिला ही नहीं रहे, तो इसका मतलब सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, कि भाई ऐसा जो मिश्रण है वो संभव ही नहीं है। सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, ऐसा मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों संभव नहीं। ये मेरे सवाल का फिर राइट आंसर होगा। करिए भाई। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, कहता है जी 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल, ये है मेरे प्यारे बच्चों 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें, तो 18% का प्रॉफिट हो। देखिए भाई, 53 रुपए 10 पैसे के भाव से जब हम बेचेंगे, पर किलोग्राम के भाव से बेचेंगे, तो सवाल में कह रहा है 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। 53 रुपए 10 पैसे के भाव से बेचें तो कहता है 18% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 18% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1%, 2% की 1/50, तो 18 9 9/50। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए कि सीपी अगर 50 होगा तो प्रॉफिट होगा 9 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 59। अब 59 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 53.10/59। तो कह रहा 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो, क्योंकि सीपी 50 है। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा, डेसिमल हटाएंगे बटे 100 आएगा, एक जीरो तो गई, एक जीरो ये वाली गई। अब देखो ये तो खत्म। अब 9 निम 81, 9 पे जा रहा है, 9 निम 81, 9 5 45 और 8 53, 9 पे जा रहा है, 9 5 45। यानी मेरे प्यारे बच्चों सीपी जो आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका 45 रुपए पर किलोग्राम। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन से घबराइए मत, है ना दुर्ग विजय भाई। सबके कमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसी में लगे रहें तो फिर जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा कमेंट शो हो रहा है नहीं हो रहा, यही तो ऑनलाइन क्लासेस की हल्की बीमारी रहती है कि हर बच्चे को कई बना बार, दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में एक आध बार चक्कर आता है कि यार मेरा कमेंट भी तो शो होना चाहिए। सबका सब शो होता है मेरे बाबू। अब 50 में 45 गया 5, और 45 में 42 गया मेरे प्यारे बच्चों 3, तो रेशियो आएगा 5:3। यानी यहां से अगर मेरे बच्चे 5 किलो लेंगे तो यहां से 3 किलो लेंगे, जबकि एक्चुअल में यहां से 3 यूनिट नहीं 7.5 किलोग्राम ले रहे हैं, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2 किलोग्राम। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बटे 3 चला जाएगा, और अपने को कितने यूनिट चाहिए, 5 यूनिट। तो 3 5 15, पांचों पांचों 25/2 किलोग्राम, यानी 12.5 किलोग्राम। तो 12.5 किलोग्राम मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर।
मुश्किल कुछ है ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। देखिए यार, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी हल्की है, नसाज है, तो मैं भी थोड़ा ढीला ही हूँ इस समय। म- मतलब तबीयत ढीली है, चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए, फिर कल मिलेंगे आपको और कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।